नमस्कार। एबीपी न्यूज पर आगाज हो रहा है एग्जिट पोल का विशेष कवरेज और हम आपको बता दें 6 बजे वोटिंग खत्म हो रही है और 6:30 बजे आप एबीपी न्यूज पर देखेंगे हमारा पहला कट, यानी कि वो आंकड़े जो 3:30 बजे तक मौजूद हैं। और ये विशेष कवरेज लगातार देर रात 11 बजे तक आप एबीपी न्यूज पर देखते रहेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज एबीपी न्यूज में इस सिलसिले में हमने क्या इंतजाम कर रखे हैं। जी हां, हम आपको बता दें, आपके सामने ये बड़ी स्क्रीन जो है वो है ब्रेकिंग न्यूज स्क्रीन, यानी कि जो बड़ी खबरें आती रहेंगी वो आप स्क्रीन पर देखेंगे। इसके अलावा महाराष्ट्र के जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं वो आप इस स्क्रीन पर देखेंगे। बड़ी बातें जो होंगी आज इस एग्जिट पोल की या दिन भर की जो बड़ी खबरें आएंगी वो आप इस बड़ी स्क्रीन पर देखेंगे। और मेरी बाईं तरफ ये जो स्क्रीन आप देख रहे हैं इसमें आप देखने जा रहे हैं हरियाणा के एग्जिट पोल के नतीजे। और साथ में ये वॉल है हमारी सोशल मीडिया वॉल है, यानी कि ट्विटर पे जिस तरह की हलचल है वो हम इसमें कैद करने की कोशिश करेंगे। तो यकीनन दिल की धड़कनें तेज हो रही हैं। आपको बस कुछ और लम्हों का इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि 6 बजे वोटिंग खत्म होगी। और उसके बाद आइए रुक करते हैं हमारी आज की बड़ी खबरों का, सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं क्योंकि विशेष कवरेज शुरू हो चुका है एबीपी न्यूज पर। तो हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कौन सी बड़ी खबरें आज दिन भर की रही, बड़ी बातें क्या रही। हरियाणा में करीब 3:30 बजे तक आप देखिए 56% वोटिंग, बहुत अहम है यह आंकड़ा। 56% अगर 3:30 बजे तक है तो काफी मायने रखती है। 3 बजे तक मुंबई में 37.5% और महाराष्ट्र में 42%। 3 बजे तक क्या यह आंकड़ा बेहतर होगा, यह देखना होगा। उद्धव के यू टर्न के बाद भी बीजेपी के तेवर तल्ख। आपने सुना एबीपी न्यूज को बातचीत में नितिन गडकरी ने क्या कहा, सरकार बने या नहीं अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। नितिन गडकरी ने हमारी संवाददाता सरिता कौशिक को एक इंटरव्यू में यह बात कही है। बीजेपी ने इस्तेमाल करके छोड़ दिया। उद्धव ठाकरे ने एक तरह से अपनी पुरानी बात को फिर से दोहराया है, मगर लगातार बैकफुट पर जाती दिख रही है शिवसेना। कल के चाय वाले बयान को उन्होंने बदल के आम इंसान कर दिया, यानी कि अगर चाय वाला पीएम बन सकता है तो मैं भी बन सकता हूं। उसकी जगह भी कहा जा रहा है कि अगर पीएम भी बन सकता है, आम आदमी भी पीएम बन सकता है तो मैं क्यों नहीं। तो आज की ये दिन भर की राजनीतिक घटनाक्रम पर आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र और हरियाणा में वोटरों में जोश दिखा तो नेताओं के बीच जबानी जंग वोटिंग के दौरान हुई। उद्धव ठाकरे ने आज बीजेपी पर हमला बोला तो महाराष्ट्र के साथ हरियाणा में भी टूटे हुए गठबंधन की याद दिला दी। जब जरूरत थी तो उनको सेना साथ चाहिए थी, अब जरूरत नहीं रही ऐसा उनको लग रहा है तो उन्होंने साथ छोड़ दिया। आपका यूज किया जैसे कुलदीप बिश्नोई का क्या किया उन्होंने, मेरे पास अगर आप चाहें तो अभी भी मैं दिखा सकता हूं, वो वीडियो क्लिपिंग है। बीजेपी के सारे शीर्ष नेताओं ने कहा था कि हमारा अगला मुख्यमंत्री हरियाणा का कुलदीप सिंह बिश्नोई होगा। इसके बावजूद आपने युति क्यों तोड़ी। उद्धव गठबंधन तोड़ने के लिए बीजेपी पर हमला कर रहे हैं तो नितिन गडकरी सामना में छपे लेखों को ही गठबंधन टूटने का जिम्मेदार बता रहे हैं। निश्चित रूप से सामना और सामना के एडिटोरियल ने ही भाजपा और शिवसेना के रिलेशनशिप को लगातार तोड़ने का काम किया है। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके पिता के बारे में उल्लेख करना ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कल दोपहर का सामना के संपादक प्रेम शुक्ला ने लेख लिखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इन तीखे बयानों के बीच सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को लग रहा है कि धूम स्टाइल में बीजेपी महाराष्ट्र में सरकार बनाएगी। जो लोकसभा का उत्साह था उससे भी थोड़ा अधिक उत्साह मुझे दिखाई दे रहा है। अगर लोकसभा का चुनाव धूम था तो ये धूम 2 था, क्योंकि धूम में शुरू में चोरों का बहुत सफलता मिलती है लेकिन बाद में वो कानून के गिरफ्त में आते हैं। वैसे ही अब महाराष्ट्र में एक परिवर्तन होगा। बयानों के बीच महाराष्ट्र में वोटरों में खूब जोश दिखा। 3 बजे तक महाराष्ट्र में 42% वोट डाले जा चुके थे। हरियाणा में भी आंकड़ा 60 के करीब पहुंच चुका था। लेकिन बम्पर वोटिंग के बीच जींद की उचाना विधानसभा में आईएनएलडी और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। यहां से 2 दिग्गज नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। आईएनएलडी से दुष्यंत चौटाला को बीजेपी के दिग्गज नेता बीरेंद्र सिंह की पत्नी प्रेम लता टक्कर दे रही हैं। बरवाला में भी आईएनएलडी और एचजेसी के समर्थकों के भिड़ने की खबर आई। इस बम्पर वोटिंग के बीच बड़ा सवाल यह है कि महाराष्ट्र और हरियाणा में किसकी बनेगी सरकार। नतीजे 19 अक्टूबर को आएंगे। तो गौर किया अपने इस आंकड़े पर,
3:30 बजे तक महाराष्ट्र में 42%, हरियाणा में 56%। क्या मायने? सबसे पहले महाराष्ट्र की बात करते हैं। अशोक वानखेड़े, आपसे मैं जानना चाहूंगा, अगर महाराष्ट्र में हमें 3 बजे तक 56% मिल रहे हैं तो ये क्या मायने रखता है? ये जितना ज़्यादा वोटिंग होगा, देखिए 62 से लेके 2009 तक के यदि फिगर देखें वोटिंग के, तो 1995 में पहली बार पहली और आखिरी बार 70% पार किया था महाराष्ट्र में मतदान, और उस समय सत्ता परिवर्तन हुआ था। पहली बार एनडीए यानी शिवसेना और बीजेपी पहली बार। उम्मीद है 70% जाएगा अभी? इस बार मुझे उम्मीद है कि 70% जाना चाहिए। जिस हिसाब से पांचों पार्टियां लगी हुई है मतदाताओं को बाहर निकालने में, मुझे लगता है मतदाता का पांचों पार्टियां बीजेपी में अगर जो चेहरा लगा हुआ है बाहर निकालने में, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और बार बार हम सुबह से कह रहे हैं कि ये सही मायनों में उनकी अग्नि परीक्षा भी है। आपसे मैं जानना चाहूंगा शिवशक्ति जी कि ऐसे में अगर ये वोट प्रतिशत बढ़ता है तो क्या बीजेपी के नजरिए से कहा जा सकता है कि वोटर्स को बाहर खींचने में प्रधानमंत्री मोदी कामयाब रहे? देखिए, वोट प्रतिशत जो इसमें हर तरह के नतीजे सामने आए हैं। कभी यदि वोट प्रतिशत कम रहने पर भी परिवर्तन हुआ है, वोट प्रतिशत बढ़ने पर भी परिवर्तन हुआ। अभी इस बात को देखना पड़ेगा कि वोट प्रतिशत जो बढ़ रहा है या कम हो रहा है, उसके पीछे कौन सा फेनोमेना काम कर रहा है, यानी किसके समर्थक ज़्यादा बाहर निकल रहे हैं। कई बार ऐसा हुआ जो हारने वाली पार्टी है उसके समर्थक चुपचाप बैठ जाते हैं, जबकि जो जीतने वाली पार्टी है उसके समर्थक भारी संख्या में बाहर निकलते हैं। तो ये जो है जो परिणाम जो आने वाला है फाइनल परीक्षा वही तय करेगा। लेकिन मुझे जहाँ तक उम्मीद है, जिस तरह की भीड़ जो पूरे जनसभाओं में, प्रधानमंत्री की जनसभाओं में दिखी है, तो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में भारी संख्या में लोग बाहर निकल, क्योंकि लगातार देवेंद्र फडणवीस ने भी आज इंटरव्यू में कहा था कि 50 लाख लोग सीधे प्रधानमंत्री मोदी से जुड़े हैं। क्योंकि अगर ये आंकड़ा वाकई उसमें है, हकीकत है, तो ये मोदी के टेस्ट की एक अहम कड़ी होगी। जी अभी सर देखिए, ये तो पॉलिटिकल पोस्चर है कि इतने लाख आदमी इतने सीधे जुड़े। दरअसल भाजपा का भी ग्राफ बढ़ रहा है, पूरा जनादेश मिल चुका है लोकसभा का। देखिए अब ये हम वोटिंग परसेंटेज को ये कन्वर्ट करें कि चेंज है या एक दल को फायदा हो रहा है, मुझे लगता है कि ये कहना सही नहीं है। क्योंकि हिमाचल में भी चुनाव हुए थे, वहाँ कांग्रेस जीती थी, वहाँ के ऊपर भी बहुत हाई पोल परसेंटेज हुआ था। पोल परसेंटेज के बहुत सारे फैक्टर है, अवेयरनेस है, मीडिया का रोल है, इलेक्शन कमीशन का योगदान है, तमाम चीज़ें हैं। तो इसलिए एक पॉलिटिकल पार्टी को कहना कि उसकी कामयाबी है, मेरे ख्याल से अतिशयोक्ति। इसका जवाब देखिए, एक बात को हमको ध्यान देना पड़ेगा कि दोपहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, जो यंग लोग हैं, तरुण लोग हैं, उनको वोट और ज़्यादा करने को, फुल वोटिंग करने को ट्वीट किया। उसका कारण ये, उनके मन में एक, पार्टी के मन में एक थोड़ा सा आशंका है कि शायद टर्नआउट कम होने पर ये फाइनल आउटकम में उसका इम्पैक्ट हो सकता है। अभी भी हमारे पास जो आंकड़े हैं वो 3 बजे तक के हैं, शायद 42 से लेके 60 तक जा सके। तो इसमें टर्नआउट पर आउटकम का डेफिनेट इम्पैक्ट होता है। संक्षिप्त में आपसे जानना चाहूंगा विजय, प्रधानमंत्री मोदी के लिए या बीजेपी के लिए कौन सा आंकड़ा, मैं जानता हूं संभवतः इसका कोई वैज्ञानिक जमीन नहीं है, कौन सा आंकड़ा जो होगा वो संतोषजनक होगा परसेंटेज का? नहीं, परसेंटेज का तो होगा कि अगर पिछली बार जितना परसेंटेज वोट का हुआ है उससे करीब 5-6% अगर ज्यादा वोट पड़ता है तो आप थोड़े से सुरक्षित हो जाते हैं कि लोग सत्ता बदलने के लिए घरों से निकले हैं। लेकिन यहाँ हरियाणा के अंदर अभी जो हम बता रहे हैं 3:30 बजे तक 55% है, लेकिन पिछली बार भी 70% हुआ था। तो इस बार 70% से ऊपर चला जाएगा ऐसा लग नहीं रहा। और लोकसभा और विधानसभा दोनों में करीब 70-71% हुआ था। और इसी तरह महाराष्ट्र के अंदर 60%, 59% से लेकर 61% के बीच में हुआ था पिछली बार। तो उसके आसपास ही छू रहा है, उससे ऊपर जाता हुआ अभी तक तो दिख नहीं रहा। बहुत संक्षिप्त में इसका दो बातें। एक तो है कि लोकसभा के चुनाव के समय इलेक्टोरल रोल्स में काफी कमियां पाई गई थी, तो लोकसभा और अभी विधानसभा के चुनाव के बीच में वो इलेक्टोरल रोल्स में संशोधन किया गया है। तो उस हिसाब से टर्नआउट पर भी अगर टोटलिटी पर देखें तो कुछ फर्क पड़ेगा। दूसरी बात जो अभी इन्होंने कहा, शंकर ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया कि जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं, यंग वोटर हैं, वो आए और वोट करें। सुबह भी मैंने ये बात कहा था कि हरियाणा में, महाराष्ट्र में अगर आप ऐसा कोई नतीजा भाजपा चाहे कि जो सरप्राइज रिजल्ट जिसको कहते हैं,
तो पूरी तरीके से वो डिपेंडेंट है फर्स्ट टाइम वोटर या यंग वोटर पर। चलिए, फर्स्ट टाइम वोटर तय करेगा और वही सही मायने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताकत भी बनेंगे। अब तक 3 बजे तक जो वोटिंग के आंकड़े सामने आए हैं उसके मायने क्या हैं, हम अपने एक्सपर्ट से जानने की कोशिश कर रहे हैं। शीला, बताइए। अगर 60 प्लस होता है या 62 प्लस होता है तो बीजेपी निश्चिंत हो जाएगी, ये मान के कि उनको मोदी की इतनी सारी रैली का फ़ायदा होगा। दो और फैक्टर है। 50 कैंडिडेट ऐसे हैं जो बाहर से आए हैं, कांग्रेस एनसीपी से आए, तो इनकम्बेंट है। और दूसरा 150 सीट ऐसी है जिस पे 25 साल से बीजेपी की प्रेजेंस नहीं रही है। तो ऐसे माहौल में वोट शेयर बढ़ना बीजेपी के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। जयंत घोषाल, आप बताइए, प्रधानमंत्री की अपनी मौजूदगी का कितना असर आपको लग रहा है वोट शेयर पे पड़ सकता है? जरूर पड़ेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री अभी भी 2 महीना हुआ है और जो मोदी लहर है, अगर आप सोचेंगे कि 2 महीने में मोदी फैक्टर इवापोरेटेड हो गया, ये सच नहीं है। मोदी फैक्टर जरूर है, लेकिन इसमें एक हम शायद अभी तक चर्चा नहीं किया। आज बंद्रा से मेरे एक डॉक्टर परिचित बता रहे थे कि सुबह से हमारा कन्फ्यूजन हो रहा था, ऐसे मुंबई में कभी पंचमुखी चुनाव नहीं देखा। तो हम लोग आइदर कांग्रेस और बीजेपी, मतलब एनसीपी और कांग्रेस, इसको एक कैंप माना जाता था और बीजेपी शिवसेना एक कैंप। तो हम लोग जब वोट देने जाते थे, बेसिकली देयर वाज ए पोलराइजेशन, एक ध्रुवीकरण था। अभी ये जो पंचमुखी है, तो इसके लिए लोगों को मन में कंफ्यूजन है। जो जयंत दा, मैं आपसे जानना चाहूंगा यहाँ पर, अरविंद जी, जिस कंफ्यूजन का जिक्र यहाँ जयंत दा कर रहे हैं, क्या उसका असर पड़ सकता है इस तथाकथित मोदी लहर पर? देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक तो लहर या हवा है, अगर उत्साह वोटर में दिख रहा है वो परसेंटेज में दिखाई देगा, तो वो उसको पकड़ना आसान होता है। लेकिन उससे ज़्यादा अगर कैडर है आपके पास मजबूत, तो कैडर भी वोटर को निकालता है और कैडर वोट जिसके पास ज़्यादा होंगे उसको लाभ होगा। अभी संघ जिस किस्म का व्यवहार कर रहा है महाराष्ट्र में, उससे लग रहा है कि बीजेपी को कैडर की कमी इस बार होगी। आज मोहन भागवत समेत अगर सब लोग वोट देने में भी दिलचस्पी उनकी नहीं है, तो मुझे लगता है कि संघ इस बार उस उत्साह से हिस्सा नहीं ले। इस बात का जिक्र सरिता ने भी किया था। दिमाग में आपसे जानना चाहता हूं, अगर ये 5 कॉर्नर्ड कॉन्टेस्ट हो गया तो क्या मोदी लहर पर, मैं बार बार तथाकथित कह रहा हूं क्योंकि उसके हमें अभी नतीजे देखने हैं, उस पर क्या असर पड़ेगा? मेरे ख्याल से देखिए, इस समय जो 4 बजे का आंकड़ा है वो 46% है और हरियाणा में जो आंकड़ा है वो 60% है। 46% अगर 4 बजे हो गया है तो ये पिछली बार से ज़्यादा ही बैठेगा और मेरे ख्याल से पिछली बार 59% था और मेरे ख्याल से उसी तरीके का भी नतीजा आएगा। मुझे लग रहा है कि इसमें मोदी जो लहर है वो कायम होती दिखाई देती है मुझे। हमें इंतजार करना होगा। आपके हिसाब से कितना असर प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी का वोट प्रतिशत पर पड़ सकता है? बात तो ये है, जैसे देवांग ने कहा कि पिछली बार से तुलना कर रहे हैं, लेकिन पिछली बार के हालात और अब के हालात में जमीन आसमान का अंतर है। और जितना मल्टी कॉर्नर्ड कॉन्टेस्ट हो रहा है, जितनी कोशिश हुई, उसके हिसाब से मेरी तवक्को से कम है ये परसेंटेज ऑफ पोल। अंत तक शायद बढ़ जाए, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो वोटर कंफ्यूजन में फंस गया, या कहीं ना कहीं ये जो प्लेयर्स थे, स्टेक होल्डर्स थे, उनको कन्विंस करने में। पिछली बार सियासत को लेकर एक उदासीनता बावजूद इसके 59% हुआ। और अगर ऐसे में इससे ज्यादा नहीं हुआ आंकड़ा, तो क्या उसे हम बहुत सफल मानेंगे? नहीं, देखिए, अभी 25 वर्षों में पहली बार वहाँ महाराष्ट्र के इलेक्शंस में, असेंबली इलेक्शंस में एक मेजर पैराडाइम शिफ्ट हुआ है। आमतौर पे बाइपोलर, ऑलमोस्ट बाइपोलर ही होता था। अब जाके वो 5 तरफ लोग खींच रहे हैं और इंटरेस्ट जो है, जो पहले इंटरेस्ट के सेगमेंट से वो बदल गए हैं। और आम तौर पे जो वहाँ जाके देखा गया है, जो लोगों से बात की गई है, जो रिपोर्टें हैं, उसके हिसाब से उदासीनता का एक तत्व तो था। और जब मोदी जी टूट पड़े, कारपेट बॉम्बिंग की महाराष्ट्र की, तो हमें लगता है कि जो कुछ भी वोट आ रहा है वो मोदी के चक्कर में ही आ रहा है। इसलिए उसके कम परसेंटेज वोट से नॉन बीजेपी वालों को बहुत खुश होने की जरूरत नहीं कि अब छुट्टी हो गई। मुझे लगता है खेल उनका बन रहा। तो हम सीधे रुक करना चाहेंगे अपने संवाददाता जितेंद्र दीक्षित का, जो इस वक्त मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। 46% मतदान, जितेंद्र, 4 बजे तक इसे किस तरह से देखा जाएगा? जी हाँ, 46% मतदान का आंकड़ा भी हमें मिला है पूरे राज्य भर में, जो अब तक 40% मतदान हुआ है। और दोपहर के वक्त मतदान काफी कम हो गया था, उसके पीछे एक कारण ये माना जा रहा था जो अक्टूबर हीट यहाँ चल रही है, जो काफी गर्म मौसम था, इसकी वजह से कई लोग घरों से नहीं निकले थे। लेकिन जैसे जैसे
शाम करीब आ रही है। अब हम देख रहे हैं कि कई पोलिंग बूथ पर लोगों की कतारें लगनी शुरू हो गई हैं और लोग जो है अब जो आखिर के जो चंद मिनट बचे हैं उनमें लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए आगे आ रहे हैं। जितेंद्र, ये बताइए कि मुझे याद है दिल्ली में वक्त बढ़ा दिया गया था, ऐसी कोई गुंजाइश है महाराष्ट्र में भी कि वोटिंग का जो वक्त है वो बढ़ा दिया जाए? देखिए, ऐसी कोई गुंजाइश अब तक नजर नहीं आ रही है और जो भीड़ लग भी रही है तो ऐसा लग रहा है कि लगभग 6 बजे तक जो है सभी लोग अपना वोट डाल पाएंगे। इतने लोग ही नजर आ रहे हैं पोलिंग बूथ पर, तो ऐसे में फिलहाल नहीं लग रहा है कि चुनाव आयोग वोटिंग का टाइम बढ़ाएगा। और हम आपको बता दें जो खबर आ रही है हरियाणा से कि 5 बजे तक हरियाणा में 65% मतदान हुआ है, 5 बजे तक, और अभी 1 घंटा और बचा हुआ है। काफी मायने रखता है ये आंकड़ा। 5% तक जो है 5 बजे तक हरियाणा का 65% मतदान हुआ है। जगविंदर पटियाल इस वक्त मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। जगविंदर, पिछले वक्त से तुलना की जाए तो इस आंकड़े को कैसे आप देखते हैं? देखिए, आंकड़ा पिछली बार की तुलना में ज्यादा रहेगा क्योंकि अगर 5 बजे तक के जो हमारे पास आंकड़े आए हैं उसमें 65.3% अब तक मतदान हो चुका है। और पिछली बार अगर 2009 के हम चुनाव की बात करें, अभिसार तो तब हुआ था 72 पॉइंट कुछ फीसदी था, यानी 72 और 73 के बीच में था। तो ये आंकड़ा जिस गति से बढ़ रहा है उसको देखते हुए ये लगता है कि 1 घंटा और है तो कम से कम ये आंकड़ा 75 के आसपास जाना चाहिए, 75 से 80 के बीच में रहना चाहिए। और अगर ज्यादा वोट डला है तो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात हमें ये देखनी होगी कि अगर शहरों में ज्यादा वोट डला है, ये प्रतिशत बाद में चुनाव आयोग दे देगा, तो समझो कि बीजेपी को वहां पर वोट ज्यादा मिलेगा। और अगर ये ग्रामीण इलाकों में ज्यादा पोलिंग हुई है तो वो आईएनएलडी को फायदा होगा। तो बहुत अहम बात जगविंदर आप हमें बता रहे हैं कि अगर ग्रामीण इलाकों में वोट प्रतिशत बढ़ता है तो आईएनएलडी को फायदा, अगर शहरों में बढ़ता है तो बीजेपी को फायदा, और अगर फर्स्ट टाइम वोटर्स बाहर आते हैं बड़ी तादाद में तो इसका सीधा असर जो है, इसका मतलब यह निकाला जाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो फैक्टर है वो काम करता दिख रहा है। जो आंकड़े उभर कर आ रहे हैं वो अपने आप में काफी दिलचस्प हैं। क्या बता रहे हैं आंकड़े? 4-5 बजे तक किस तरह की वोटिंग हुई है दोनों राज्यों में? महाराष्ट्र में 4 बजे तक 46% वोटिंग हुई है और हरियाणा की बात करें तो 5 बजे तक 65% वोटिंग, जो कि हमारे संवाददाता लगातार बता रहे हैं कि पिछली बार की तुलना में बेहतर ही माना जाएगा। मगर सच यह भी है कि मुंबई खींच रहा है महाराष्ट्र की वोटिंग को नीचे, मुंबई खींच रहा है महाराष्ट्र की वोटिंग को नीचे। और यह बात भी तय है कि ये चुनाव भी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी के इर्द गिर्द होता नजर आ रहा है। आज भी उन्हीं की चर्चा हुई। कैसे चर्चा हुई? शिवसेना बैकट्रैक कर गई उनको दिए गए बयान को लेकर और उस पर बीजेपी ने तल्ख तेवर अपनाए। ये बताइए, जितना चुनाव मोदी के इर्द गिर्द होंगे बीजेपी तो उसे फायदे के तौर पर ही देखेगी, फायदे के तौर पे देखेगी। और इसमें चूंकि आप लगातार आंकड़ों की बात कर रहे हैं, एक बहुत ही रोचक आंकड़ा है कि पिछली बार जो चुनाव हुआ उसमें यह पाया गया कि 23% वोटर ऐसे रहे जिन्होंने आखिरी कुछ दिनों में तय किया कि किसको वोट करने वाले हैं। 23%। अभी सर हम अक्सर देखते हैं कि लोग पहले ही मन बना लेते हैं, पर पिछले चुनाव में ये पाया गया कि 23% लोगों ने आखिरी में मन। आप ये देखिए, इससे साथ ये जोड़ लीजिए कि मोदी 26 रैली करते हैं, 11 रैलियां इधर करते हैं हरियाणा और में और 26 महाराष्ट्र में, तो उसका असर किसको पड़ेगा? ये यही नहीं दिबांग, ये जो कल लगातार जिस तरह का अटैक हुआ, प्रधानमंत्री मोदी के पिता का जिक्र किया गया और फिर चाय वाला, क्या ये फैक्टर? ऐसी गुगली है जो भी इस्तेमाल करता है वो उसी पे पड़ती है। मणिशंकर अय्यर अभी भी तौबा तौबा कर रहे हैं उसको लेकर, और वही चीज हमने इधर भी देखी कि आपने एक प्रेस रिलीज की, कहा कि एक इंटरव्यू दिया है उद्धव ठाकरे ने, चाय वाला शब्द इस्तेमाल किया, दूसरी प्रेस रिलीज ली उसमें चाय वाला शब्द गायब। तो चाय वाला उनको भारी पड़ रहा है। उसके अलावा जिस तरह से दोपहर का सामना में जो लेख छपा, मेरे ख्याल से शर्मनाक है। आप इतने नीचे नहीं जा सकते। ये आपकी एक स्ट्रेंथ है। सामना बाल ठाकरे के जमाने में एक स्ट्रेंथ हुआ करती थी, पर ये तभी हो सकती है जब बाल ठाकरे जैसा शेर हो। आप ये छोटे छोटे लोग जो है अब शेर की तरह गरजेंगे तो फिर आप जानते हैं क्या हुआ, रंगा नहीं। मगर सच तो ये अशोक वानखेड़े, सामना के तेवर हमेशा से ही ऐसे रहे हैं। अब क्या बदल रहा है? क्या बाला साहब की गैर मौजूदगी? नहीं, बाला साहब की गैर मौजूदगी में जो तेवर ये अपना रहे, ये भोंडी नकल दिखती है उसकी। दूसरी बात है, जब बाला साहब का स्ट्रगल था, जब बाला साहब बोलते थे और जो लैंग्वेज उन्होंने डेवलप की थी,
वो तब मराठी अस्मिता, वरदराजन मुदलियार, अंडरवर्ल्ड और यूनियन से लड़ने की बात हो रही थी। यहाँ तो आप भाजपा से लड़ रहे हैं जो अब कल तक आपके साथी थे। कल तक आप उनके साथ चुनाव लड़ रहे थे, सब एक दूसरे को अच्छे बोल रहे थे, लोकसभा में उनकी कशीदे गा रहे थे उनके नाम पे। आज एकदम वो शाइस्ते खान हो जाता है, अफजल खान हो जाता है। आज जो भाषा है, और उस जमाने के जो लोग थे वो भाषा के आदी थे। आज की यूथ पीढ़ी जो है, जो व्हाट्सएप और फेसबुक पे है, उनको ये लैंग्वेज सूट नहीं होगी डेफिनेटली। तो ये लैंग्वेज कहीं ना कहीं बैकफायर हो रही है। ये भी अब इस चुनाव में बहुत सारा सामने आया। सबसे जानना चाहूंगा, मैं आपसे सबसे जानना चाहता हूं, क्या प्रधानमंत्री मोदी के बारे में जो ये बयान दिए गए 24 घंटों में, उसका असर वोटिंग पे पड़ेगा? सबसे पहले शिव शक्ति आप बताएं। नहीं, देखिए, ये जो पूरा बयान है, ये बयान इसका नतीजा है कि शिवसेना पूरी तरह से फ्रस्ट्रेशन में है। यदि आप देखें, शुरू से ही उन्होंने अपना एक पृष्ठभूमि तैयार करना शुरू कर दिया कि उनकी जो नाकामी चुनाव में जो मुंह को खानी पड़ेगी उन्हें, उसका पूरा दोष उजागर भाजपा और उस गठबंधन पर उसको मढ़े। तो इस तरह से मतलब इतने नीचे गिरकर, और खासकर प्रधानमंत्री के विषय में ऐसा बोलना जिसको कि पूरा देश जिन पर आज गर्व कर रहा है, इवन कि पूरा अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में जिनका आज एक नाम बन गया है, तो कहीं ना कहीं इससे शिवसेना को भारी घाटा है इसका। ये बताइए, ऐसे में अगर बाइपोलर कॉन्टेस्ट दिख रहा है शिवसेना बनाम, पहले क्या आप उसको बाइपोलर मानेंगे? अभी सर देखिए, एक आइडियोलॉजी की बात होती है। जैसे सुप्रिया सुले ने घोषणा पत्र में भी कहा था कि हमारा आइडियोलॉजी जो है वो कांग्रेस से मिलती जुलती है। तो एनसीपी कांग्रेस की एक आइडियोलॉजी है, भाजपा शिवसेना की। अब वोटर जो है वो भाजपा के पक्ष में करेगा या शिवसेना के? ऐसा लग रहा है कि भाजपा के पक्ष में ऐसा होगा। तो ये तो एक आइडियोलॉजी की बात है। यहाँ तक कोई भी देखिए, मौत का सौदागर रफन ले लीजिए, जो प्रियंका ने जो नीच वाला मामला कहा था, नरेंद्र मोदी को दोनों चीजों से फायदा हुआ था। तो यहाँ पर भी उनको फायदा होगा कि बीजेपी के नेताओं के तेवर और बयान कोई बहुत ज्यादा सभ्य नहीं रहे हैं, ये भी सच है। वो एक अलग कहानी है। जब एक किसी लीडर का एक ग्राफ बढ़ा हुआ होता है तो सब चीजें उसके फेवर में जाती हैं। शुरुआत 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, इसी से शुरू हुई थी बात। तो बातें तो दोनों तरफ से हुई, लेकिन महाराष्ट्र में पर्टिकुलर हम आप तस्वीरें दिखा रहे हैं। अनिल कपूर और उनकी बेटी सोनम कपूर पहुंचे हैं वोट देने के लिए। इसी तरह से कुछ देर पहले आपने शाहरुख, सलमान खान को भी देखा, रेखा भी दिखाई दी, अभिषेक बच्चन और जया बच्चन भी दिखाई दिए थे वोट देने के लिए। हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि 20 मिनट बचे हैं। अगर आप में से अभी भी कोई लोग हैं जो जा सकते हैं पोलिंग बूथ तक, अगले 5 मिनट में, 10 मिनट में जाइए। और हम लगातार कह रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मुंबई शर्मिंदगी की वजह बन जाए, क्योंकि मुंबई के वोट के आंकड़े बहुत ज्यादा उत्साहवर्धक नहीं है। यहां आप देख रहे हैं, क्या कह रहे हैं अनिल कपूर, सुनते हैं। हाँ, लेट आए क्योंकि हाँ जी, हाँ, मैं लेट आई हूँ क्योंकि मैं करजत में शूटिंग कर रही थी, और तो मैं इसलिए लेट आई हूँ। अनिल, आप कुछ कहना चाहेंगे? मुंबई कैसा चाहेंगे? So this is a very important election this year, and it's going to be a very exciting, and everybody's looking forward to what the result is going to be, and even I'm looking forward to it. And I think we are in for something which is going to be very, very positive, I feel. Are you disappointed with the way Mumbai has turned out today at the polling booths, because the percentage seems to be not... No, I think the percentage seems to be pretty good, right? 37. No. That was 1 o'clock. Now it's over. Some 43 something. No, it's about 50% now. अनिल सर, एक सवाल है मेरा आपसे। जैसे आपने नायक में एक दिन का सीएम बने थे, तो आपको लगता है महाराष्ट्र और मुंबई को भी एक उसी तरह का कोई नायक या सीएम की जरूरत है? ये वो तो फिल्म थी, और एक दिन में इतनी चीज़ें करना बड़ा मुश्किल है। और मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली जो मेरा किरदार था, अपना जो मैंने नायक में किया था, वैसा अगर चीफ मिनिस्टर आ जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। I think what we want is someone who really feels for the country and feels for the state, and a very honest and a hard-working chief minister. सोनम, कभी आप नेता बनना चाहेंगी? नहीं। लीडरशिप एनी लीडर? मैं चेंजेस नहीं चाहती हूँ। आई जस्ट obviously we all want changes, but we also want somebody who actually is doing something as opposed to just being a leader. So that's all. Thank you so much. Bye bye. Bye bye. तो आपने सुना, अनिल कपूर कह रहे थे कि जैसा उनका किरदार फिल्म नायक में था, महाराष्ट्र को भी ऐसा मुख्यमंत्री मिले। एक तरफ शिवसेना ये कहती रही कि बीजेपी ने उनका इस्तेमाल किया और छोड़ दिया, और दूसरी तरफ
मोदी पर इस तरह का तीखा हमला, क्या जनता इस बात को हजम कर पाई? मुझे लगता है कि ये जो सारी शिवसेना और बीजेपी के बीच में शब्दों की लड़ाई है, उसका मकसद एक ही है कि सैफरन वोट्स के वारिस कौन है, असली वारिस कौन है। इस बार अगर आपने देखा होगा तो नरेंद्र मोदी ने कभी भी बाल ठाकरे के बारे में कोई भी बुरा या अपशब्द नहीं कहा है, ऐसा हमला नहीं कहा है। हालांकि ये भी हुआ है कि प्रचार में बाल ठाकरे का फोटो भाजपा के प्रचार में इस्तेमाल हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये संदेश देना चाह रहे थे कि बाल ठाकरे के असली जो हिंदुत्व के वारिस है वो भाजपा है, शिवसेना नहीं। क्या मोदी के इस मास्टर स्ट्रोक में आपको लगता है कि शिवसेना फंस गई? देखिए, शिवसेना पहले ही फंस चुकी थी। जब लोकसभा के चुनाव में 42 सीट महाराष्ट्र से निकले, उसी दिन शिवसेना फंस चुकी थी। और उद्धव ठाकरे के सामने एक सवाल ये था कि खाए तो निगलें क्या, और ये सवाल को वो जूझते हुए थोड़ा सा कंफ्यूजन में थे। अगर वो अपने मिनिस्टर को सेंटर से विड्रॉ कर लेते पहले ही, और पहले ही आक्रामक तौर पर मॉरल हाई ग्राउंड हो जाता, और तीव्रता से वो जो उनकी जो लाइन है कि मुंबई को अलग करना चाहते हैं, मराठी अस्मिता का सवाल है, तो और बढ़ के खेल सकते थे, लेकिन थोड़ा देर हो गया उनको। यानी कि वोटर में एक असमंजस रहा। विजय, आप लगता है कि शिवसेना जो तेवर अपनाए ना, वो पूरी तरह से फ्रंट फुट पर गई, ना पूरी तरह से आक्रामक हो पाई, और ना खुद को विक्टिम के तौर पे पेश कर पाई? हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। मुझे लगता है कि ये जो असमंजस था, और इसका फायदा मुझे लगता है कहीं ना कहीं बीजेपी और उसका जो कैडर है उसने कहीं ना कहीं उठाने की कोशिश की होगी, जैसा कि अभी हम चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं। मुझे लगता है कि कुल मिलाकर कहानी ये कि बीजेपी का एक जो कैलकुलेटेड रिस्क था कि 5 जने चुनाव लड़ेंगे और कम वोट परसेंटेज पे हमारा कैंडिडेट कम मार्जिन के साथ जीतने की ज़्यादा संभावनाओं होगी उसके साथ, मुझे लगता है वो दाव के आधार पर उन्होंने चुनाव। लगातार बने रहिए एबीपी न्यूज के साथ, इसी तरह से कवरेज जारी रहेगी। 6 बजे मेरे साथ सियासी मेहमान भी जुड़ेंगे और इस बहस को हम आगे बढ़ाएंगे।